हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल कॉमर्स क्लासेस। हमने बच्चों हमारे प्रीवियस वीडियो में फैक्टोरियल समझा था, परम्यूटेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखा था और परम्यूटेशन के फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की थी। साथ ही साथ हमने परम्यूटेशन के कुछ 3 सवाल करके देखे थे। 3 या 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे बच्चों हमारे प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में बच्चों परम्यूटेशन के बेसिक क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, इनमें क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या सीन रहता है, वो हम आज के वीडियो में समझ लेते हैं। बच्चों देखो, परम्यूटेशन के बेसिक फॉर्मूले को एनपीआर को मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था कि एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज द वैल्यू फॉर द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। यहां पर n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और r होता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जितनी चीजों को आपको अरेंज करना है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर r, द वैल्यू r and the total number of objects out of which the arrangements are to be made, ये this is represented by the value n। यहां पर इस चीज को हमने समझा था। अगर मान लीजिए बच्चों मुझे 6p2 मिलता है तो मैं इसे एक्सपैंड करके लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। यानी फर्दर अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और इधर 4 का फैक्टोरियल, ये कट डाउन हो जाएगा और मेरे पास वैल्यू बचेगी 6 इंटू 5। दिस इज वॉट आई हैड गिवन यू द नॉलेज। अभी बच्चों यहां पर सीन क्या है, यहां पर बात क्या है कि मैंने आपको यह भी बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप देखिए 6p2 में मेरे पास फैक्टर बचे 2, मतलब 6 एंड 5। जितने फैक्टर्स बचने चाहिए दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ r, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ r। यानी जितनी r की वैल्यू है उतने ही फैक्टर्स हमारे पास बचेंगे। और कैसे फैक्टर्स बचते हैं बच्चों, ये रिसेसिव फैक्टर्स बचते हैं। और ये सारे के सारे रिसेसिव फैक्टर्स कैसे होते हैं, इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर 6p2 है तो मेरे पास बचेगा 6 इंटू 5, ये मेरे पास 2 फैक्टर्स बचेंगे। अगर 6p3 होता तो मेरे पास बचता 6, 5, 4। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। या तो आप फॉर्मूले को पूरा एक्सपैंड करेंगे और अगर आप पूरा एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप केवल ये वाला पोर्शन भी लिख सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, जैसी जरूरत होगी वी आर गोइंग टू एक्सपैंड द फैक्टर्स एज पर रिक्वायरमेंट। जैसी जरूरत होगी हम उसी हिसाब से इन फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आई बच्चों आपके? हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे मैंने उसमें भी आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताया था। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि एनपीआर इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 n माइनस 2 टिल n माइनस आर प्लस r माइनस 1। यहां तक ये लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैंने आपको अभी बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ r। यानी जितनी r की वैल्यू है उतने ही मेरे पास फैक्टर्स होंगे। अगर 7p3 होता तो मेरे पास 3 फैक्टर बचते, 7, 6, 5। 8p5 होता तो मेरे पास 5 फैक्टर बचते, 8, 7, 6, 5, 4। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। रिसेसिव फैक्टर्स होंगे और एक एक करके कम होते चले जाएंगे। 8 का फैक्टोरियल है, 8 ऊपर है, n की वैल्यू 8 है तो ये कम होती चली जाएगी। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से कम होता चला जाएगा। अब जितनी r की वैल्यू है उसके प्रोपोर्शनली कम होगा। तो अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज r। तो माय करेक्ट आंसर विल बी r। कितने फैक्टर होंगे एनपीआर के? r फैक्टर होंगे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तब। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बच्चों हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको देखो बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया।
एमसीसी के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9 है ये परम्यूटेशन के टॉपिक का। एमसीसी के मॉड्यूल के परम्यूटेशन टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन यहां पे दे रखा है कि NP4 स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, NP4 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय NP2। अब मुझे यहां पे ये पता है कि घटते हुए फैक्टर्स बनाने हैं मुझे, n, n-1, n-2 और n-3। क्यों? क्योंकि भाई नीचे 4 लिखा हुआ है। 4 लिखे होने का मतलब क्या है? 4 लिखे होने का मतलब है कि आई एम गोइंग टू हैव 4 रिसेसिव फैक्टर फॉर द वैल्यू ऑफ n। 12 तो 7 के मल्टीप्लीकेशन में चलेगा ही चलेगा, और NP2 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक n मल्टीप्लाई बाय n-1। आप इसे बहुत कैजुअल अप्रोच में बहुत नॉर्मली लिखिए बच्चों। NP4 को मैंने लिखा n, n-1, n-2, n-3। ये जो रिजल्ट है ये फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिला है, इक्वल्स टू 12 NP2, यानी कि n, n-1। n से n कट डाउन कर दिया, n-1 से n-1 कट डाउन कर दिया। हमारे पास यहां पे टोटल कितनी वैल्यू बची? n-2, n-3 इज इक्वल्स टू 12। अब भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि दो चीजें मल्टीप्लाई होकर 12 बना रही, तो इसमें मैं ज्यादा आपको कोई पहेली नहीं बुझाता, मैं बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं कर रहा हूं। मुझे एक बात पता है कि दो नंबर मल्टीप्लाई होके 12 बना रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर होंगे 4 और 3। दो नंबर जो मल्टीप्लाई होके 12 बनाते हैं वो 4 और 3। भाई अब कई बार मन में क्वेश्चन आता है कि 6 और 2 भी तो हो सकते हैं, तो फिर 12 ही क्यों लिया? 12 और 1 भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 6 और 2, 12 और 1 ये भी 12 ही बनाते हैं। दे कंपाइल टुगेदर, दे मल्टीप्लाई टुगेदर विद ईच अदर एंड दे फॉर्म 12। यस आई नो दिस थिंग, मुझे ये बात पता है, पर मैंने इन दोनों को नहीं सेलेक्ट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे लगातार नंबर चाहिए थे, तो लगातार नंबर वाले क्राइटेरिया को 4 और 3 फुलफिल करते हैं। अब n-2 4 है, इसका मतलब n की वैल्यू 6 है। या तो मैं इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से सॉल्व करूं, अदरवाइज अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे सॉल्व नहीं करते हो तो यहां तक तो आप कर ही चुके हो सॉल्व। n-2 multiplies with n-3 and they compile together to give a result 12। अभी n-2 n-3 मिलकर 12 बना रहे हैं, they are compiling together and giving a result 12। यहां पर n की वैल्यू क्या रखूं? यहां पर आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा क्या, तो -1 कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता -1 मेरा आंसर? क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और वैसे भी n की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू से बड़ी होती है। यानी कि मुझे यहां पे 4 दे रखा है और इधर 2 दे रखा है, तो n की जो वैल्यू है वो 4 से तो बड़ी होगी ही होगी, या 4 के बराबर होगी। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 6, तो मैं यहां पे 6 रख के देखता हूं। अगर 6 - 2 करता हूं तो 4 आता है, 6 - 3 करता हूं तो 3 आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ 12, यानी कि n की वैल्यू 6 जो है इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन को एक फॉर्मेटिव वे में फ्रेम करके फिर सॉल्व कर सकते हो। आपको लगातार नंबर चाहिए, लगातार नंबर चाहिए तो आप 4 और 3 इनको 2 फैक्टर्स ले सकते हो। अदरवाइज यू आर फ्री टू पुट द वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शंस। जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एंड देयरफॉर यू आर गोइंग टू हैव द आंसर विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इसके कैलकुलेशन के साथ साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एक बात और बता देता हूं कि आपको रिसेसिव फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का जब भी क्वेश्चन मिलेगा, यानी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन फॉर द रिसेसिव फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी 12, 20, 30,
42, 56, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 30 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5, 42 को we can write 7 into 6. Similarly, 56 can be written as 8 into 7. After 56, we are going to have 72, which is 9 into 8. Thereafter, we are going to have 90, which is 10 into 9. Thereafter, we are going to have 110, which is 11 into 10. Similarly, we can also have 132, which is 12 multiplied by 11. यानी ये वैल्यूज जो हैं, ये जो वैल्यूज हैं हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम यही वैल्यूज मिलती हैं. तो आप इन वैल्यूज को अपने दिमाग में रख सकते हो. अगर आपके दिमाग में बैक एंड में अगर ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, मतलब कैश मेमोरी में नहीं है, आपकी रैम को एक्सेस नहीं कर रही है, पर आपकी हार्ड डिस्क में अगर ये वैल्यूज सेव हैं, तो ये वैल्यूज आपके फ्यूचर में काम आ सकती हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का मिल सकता है. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं, जबकि इन्हें आपको कैलकुलेट नहीं करना है. उस स्टेप तक जाना है, सेकेंड लास्ट स्टेप तक, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि कितने फैक्टर बनेंगे, और उसके बाद आप चाहो तो ऑप्शन पुट कर लो, और अगर ये वाली वैल्यूज आपके बैकएंड में हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो. तो चलो बच्चों, अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमें दिया NP3 डिवाइडेड बाय NP2 इज इक्वल्स टू 3 and 1. अभी आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. कॉन्सेप्ट अभी आपको पता चल गया है. NP3 का मतलब है 3 फैक्टर्स, n-1 and n-2. सिमिलरली NP2 स्टैंड्स फॉर n-1. 2 ही फैक्टर आएंगे, n और n-1 कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 बच गया. अभी मेरे पास n-2 इज इक्वल टू 3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली इट इज 5. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? 5. कई बार आपसे n की वैल्यू पूछी जाती है और कई बार क्वेश्चन को अलग से पूछ लेते हैं. मान लीजिए आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज NP4. NP4 क्या होगा? तो n-1, n-2 और n-3 होगा. हम ये जानते हैं. अब अगर आपको n की वैल्यू पता है, अब अपना n की वैल्यू आ गई थी 5, तो यहां आता 5, 4, 3 और 2, तो ये आपको रिजल्ट देता 120. तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि NP4 की वैल्यू बताइए. अब आप NP4 की वैल्यू तो तभी निकाल सकते हो ना जब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n and thereafter you can only calculate the value of the requisite question which was asked to you. आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका आंसर तभी निकाल पाएंगे जब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करें. n की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है. NP3 दिया है मतलब 3 फैक्टर. 3 कैसे फैक्टर? रिसेसिव फैक्टर, घटते हुए फैक्टर. NP2 दिया है तो 2 फैक्टर. कैसे फैक्टर? रिसेसिव फैक्टर. एक एक इंटीजर कम होता चला जाता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. चलिए अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. देखिए बच्चों, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अलजेब्रा का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में. नंबर भी देखिए वही है, 56 और 30. यानी 56 कैन बी रिटन एज 8 into 7 एंड 30 कैन बी रिटन एज 6 into 5. अब ये तो हमें जानकारी है ही, हमारे बैकएंड में ये नंबर्स हैं हमारे पास. याद है ना, अभी बताए थे. अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार. m+n P2. P2 का मतलब 2 फैक्टर्स बनेंगे. एक बनेगा m+n और एक बनेगा m+n-1. सामने आएगा 56. अब 56 को मैं लिख सकता हूं 8 into 7. क्लियर है? 56 कैन बी रिटन एज 8 into 7. सिमिलरली बच्चों, मेरे पास दूसरा जो
पॉइंट है वो है m माइनस एन पी टू, मतलब इसके भी दो फैक्टर बनेंगे, एक m माइनस एन और एक m माइनस एन माइनस वन, और सामने आएगा 30। इनको रब कर देते हैं क्योंकि अब तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं है, और 30 कैन बी रिटर्न एज 6 इंटू 5। अब दो रिसेसिव फैक्टर हैं, हमें देखने से ये पता चल गया कि m प्लस एन 8 के बराबर है और m माइनस एन 6 के बराबर है। मतलब मेरे पास अब वैल्यू आ गई m प्लस एन इज इक्वल टू 8 और m माइनस एन इज इक्वल टू 6। आसानी से कर लिया हमने इसको। हम इसको इतनी आसानी से केवल और केवल तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें ये बैक एंड में 56 और 30 की वैल्यू पता हो। मतलब कैलकुलेटिंग दिस 56 एंड 30 इज इक्वली इंपॉर्टेंट। 56 और 30 इसकी रिसेसिव मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में इसको ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमारे पास दो वैल्यूज आई, m प्लस एन तो 8 आ गया, m माइनस एन 6 आ गया। अलजेब्रा में सीखा था, याद है? चलो बताता हूं आपको, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। चलो यही बता देते हैं। अलजेब्रा में बच्चों अपन ने सीखा था कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है? इन दोनों को करना पड़ता है ऐड। ये हो गया 14, डिवाइड कर दो 2 से, आंसर 7। पहले वाला नंबर x, और इसी तरीके से अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को कर दो माइनस, तो 10 माइनस 4 यानी कि 6, डिवाइड लगा दो 2 का, तो ये आ गई y की वैल्यू। क्लियर है? चलो तो फिर करके देखते हैं भाई। अगर ये बात हमें समझ में आई है तो अब हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। m प्लस एन की वैल्यू 8 है और m माइनस एन की वैल्यू 6 है। m की वैल्यू के लिए इन दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड लगाओ, 8 प्लस 6 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। n की वैल्यू के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 का डिवाइड लगाओ, 8 माइनस 6 2, 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 1। ऑप्शन देखो, m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 1, तो माय ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। यहां पर मुझे मिला कि m प्लस एन P2, मतलब दो फैक्टर बनेंगे, m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1। एक तो m प्लस एन है और दूसरा उससे एक कम है। 56 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 8 इंटू 7, यानी कि m प्लस एन की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 8 हो गई। m प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। सिमिलरली आई हैव गॉट अदर ऑप्शन ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट क्या था? m माइनस एन P2, यानी कि एक तो m माइनस एन होगा, एक m माइनस एन माइनस 1 होगा, और ये सब मिलकर बनाएंगे 30। 30 का मतलब 6 मल्टीप्लाइज विद 5। m माइनस एन की वैल्यू 6, मतलब ये जो है ये 6 के बराबर होगा। बात आपको समझ में आ रही है? अब बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, m प्लस एन 8 है और m माइनस एन 6 है। मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को करना पड़ेगा ऐड और लगाना पड़ेगा 2 का डिवाइड। 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 7। n की वैल्यू निकालनी है तो करना पड़ेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट। 8 माइनस 6, 8 में से 6 माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2, आई एम गोइंग टू गेट 1। तो m इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द वैल्यू व्हाट आई एम गेटिंग। ये वैल्यू मुझे मिल रही है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए रिपीट किया है ताकि ये क्वेश्चन पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। हमें आराम आराम से पढ़ना है, बिल्कुल ग्रेजुअली पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं।
बच्चों 5PR 60 दे रखा है, 5PR 60 मैं दोनों तरीकों से करवाऊंगा आपको। यहां पर आपसे R की वैल्यू के लिए भी बोला गया है और 5PR की वैल्यू 60 दी है। 5PR इज इक्वल टू 60। अगर मैं 60 को लगातार नंबर के फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर लूं, भाई 60 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3। आप देखो 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60। मैंने 60 को लगातार नंबर के फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर लिया, लगातार रिसेसिव फैक्टर्स में यानी घटते हुए में मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। तो मुझे कितने फैक्टर्स मिले? मुझे 3 फैक्टर्स मिले, यानी मेरे R की जो वैल्यू है वो 3 ही होगी। अब ये करने के लिए यू मस्ट हैव अ गुड होल्ड ओवर द डिजिट्स। इन डिजिट्स पे आपका होल्ड जो है वो चमत्कारी होना चाहिए, मैजिकल होल्ड होना चाहिए। और वैसे भी यू आर गोइंग इन द प्रोफेशन ऑफ सीए, नंबर तो आपकी पकड़ में होने ही चाहिए। अगर नंबर आपकी पकड़ में नहीं है तो मजा नहीं है, क्योंकि खेल ही नंबरों का खेल रहे हैं हम। तो हमारी पकड़ जो है वो इन इंटीजर्स पे तो बढ़िया मजबूत पकड़ होनी चाहिए। सॉल्व करके देखते, और कोई दूसरा तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का? तो हाँ बिल्कुल है ना, ऑप्शन तो हमेशा से ही है हमारा तरीका, घोड़ा और तलवार वाला तरीका है ये तो हमारा। कुछ भी नहीं होगा तो ये तो है ही। तो चलो पहला ऑप्शन रख के देखते, 5P3। अब 5P3 से पता चल गया कि 3 फैक्टर लेने, 5 इंटू 4 इंटू 3 60 बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बना रहे हैं, यानी कि ए हमारा परफेक्ट आंसर होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। आप इस तरह के सवालों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं अपना चॉइस बता रहा हूं, अगर मैं करता तो मेरा नंबरों पे डिजिट्स पे होल्ड अच्छा है तो मैं 5 4 3 इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर लेता। नहीं होता है ब्रेक डाउन तो ऑप्शन पुट कर लेते, ये हमारा सबसे बेहतर तरीका होता है ऑप्शन। चलो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल, नंबर भी जाने पहचाने। इसको तो मैं पर्सनली जानता हूं 132 को 12 इंटू 11, 30 को भी मैं जानता हूं 6 इंटू 5। आप भी जानते हो, अभी कुछ देर पहले मिलके आए हैं इनसे। तो 132 को आई कैन स्प्लिट इंटू 12 इंटू 11 एंड 30 कैन बी स्प्लिटेड 6 इंटू 5। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में m प्लस n था, इस क्वेश्चन में n1 प्लस n2 है। कोई फर्क नहीं है, केवल रूप बदल गया है, क्वेश्चन तो वही है जो पहले था। चलो सॉल्व करते हैं। n1 प्लस n2 p2, मतलब हाउ मेनी फैक्टर्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 2 फैक्टर्स, n1 प्लस n2 एंड द सेकेंड फैक्टर विल बी n1 प्लस n2 माइनस 1। और ये सब किसके बराबर? 132 के बराबर, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, यानी n1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी? 12। इसकी वैल्यू कितनी? 12। यू आर गेटिंग दिस थिंग? बात समझ में आ रही है आपको? सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी है n1 माइनस n2 और p2, यानी कि इसके भी 2 फैक्टर्स, और ये सब मिलके बनाते हैं 30। 30 कैन बी bifurcated into 2 parts और 2 recessive part which are 6 into 5, यानी कि n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी? 6। तो अब चलो हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। 2 वैल्यूज क्या आई हैं? n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 12, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6। याद है तरीका कैसे सॉल्व किया था? सॉल्व करने का हमारा तरीका था, अगर n1 की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों नंबर्स को आप कर दीजिए ऐड, तो 12 प्लस 6 यानी 18। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। आपको 12 प्लस 6 करना है, 2 का डिवाइड लगाना है यानी कि 9। n2 अगर कैलकुलेट करना है तो 12 माइनस 6 करना है, 2 का डिवाइड लगाना है
यानी कि 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, मतलब द वैल्यू ऑफ n1 इज 9 एंड n2 इज 3, 9 and 3. C is my option. C is my correct option which I have to opt in order to solve these type of questions. इस क्वेश्चन में मेरा आंसर C होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर बैक एंड में अगर पड़े हुए हैं तो बहुत काम आएंगे। आप इन बातों को नोट करके रखिएगा, इन नंबर्स को नोट करके रखिएगा। लगातार नंबर के मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मैंने अलजेब्रा में बताया था 144 और यहाँ पे बता रहा हूँ 132, ये बहुत बार रिपीट होता है। 144 भी कई जगह काम आता है। ये सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करने के लिए मिल जाता है। तो चलो बच्चों अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय NP3। 4 मल्टीप्लाइज विद NP3। NP3 का मतलब है बच्चों 3 फैक्टर्स हैं, एक है n, एक है n-1 और दूसरा है n-2। सामने है 5, n-1 P3 मतलब एक n-1, दूसरा n-2 और तीसरा n-3, क्योंकि यहां पे पहले से ही n-1 था। n होता तो n, n-1, n-2 एक एक माइनस करते चले जाते। क्लियर है? अब देखो काट लेते हैं जो सेम है, यानी मेरे पास ओवरऑल बचा 4n इज इक्वल टू 5n-3। गॉट इट? आसान सी बात है, समझ में आ रही है आपके? अब बच्चों या तो मैं कैलकुलेट कर लूं या ऑप्शन पुट कर लूं। 4n, 5n, 15, इस 15 को इधर ले आते हैं, 4n को इधर लेके चले जाते हैं, तो 15 इज इक्वल टू 5n माइनस 4n विच इज इक्वल टू n। तो माय आंसर इज n इज इक्वल्स टू 15। तो माय आंसर इज डी। एमसीसी के हमारी किताब के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 14 है परम्यूटेशन के चैप्टर का, और यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में कई जगह मिल जाते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस पे आपका होल्ड जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा वाला होना चाहिए, जबरदस्त होल्ड होना चाहिए आपका इन क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चन पे आपने अगर अपना होल्ड बना लिया तो आपने लड़ाई जीत ली। परम्यूटेशन के जो 4 क्वेश्चन है उसे आप इजी गोइंगली सॉल्व कर पाएंगे। खैर चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। भाई NP3 60 दे रखा है, फिर से वही बात आ गई। NP3 की वैल्यू दी है 60, नीचे 3 का मतलब है कि इसके 60 के 3 फैक्टर्स बनने चाहिए। तो 60 के फैक्टर्स तो मैं अभी बना के आया हूं, 5, 4 और 3। 60 के फैक्टर्स तो मैंने अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले, 3-4 क्वेश्चन पहले 60 के फैक्टर्स बनाए थे, 5, 4, 3। 3 ही फैक्टर बनेंगे, ये कैसे पता चला? ये इस 3 से पता चला। वैसे भी 60 आ रहा है तो 3 ही रिसेसिव फैक्टर बनेंगे। अब आप इस बात को गांठ बांध लो, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो कि 60 आया है तो 3 ही रिसेसिव फैक्टर बनते हैं, 3 ही घटते हुए लगातार फैक्टर्स बनते हैं। तो लगातार फैक्टर 5, 4, 3, यानी n की वैल्यू कितनी? 5। एक तरीका। भाई n की वैल्यू सबसे बड़ा नंबर ही तो होता है, फिर तो कम होते चले जाते हैं, तो n की वैल्यू कितनी? 5। एक तरीका। दूसरा तरीका, इफ आई एम सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो दूसरा तरीका द बेस्ट वे, ऑप्शन पुट करते हैं। अगर मैं 5p3 कैलकुलेट करता तो 5, 4, 3 ये मेरा आंसर होता, क्योंकि 3 फैक्टर लेने 60 आ जाता। 60 लाना है क्या? हाँ जी 60 लाना है, यानी कि ए मेरा आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन पुट करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेसिव फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। रिसेसिव फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप अभी कुछ देर पहले करके आए हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, NP5 अपॉन NP3 इज इक्वल्स टू 2:1। अगर मैं इसको खोलता हूं तो इसके 5 फैक्टर्स बनेंगे, एक n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3 और फिर n-4। 5 फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5। क्लियर है? n-3 को एक्सपेंड करता हूं तो 3 बनेंगे, n-1 n-2, सामने आएगा 2, इधर आएगा 1, काट दिया। क्या बचा बच्चों हमारे पास बचा n-3 n-4 इज इक्वल्स टू 2। अब बारी आती है कि दो चीजें मल्टीप्लाई होके 2 बना रही हैं, दो चीजें मल्टीप्लाई होके 2 बना रही हैं, तो 2 तो 2 into 1 पे ही बनता है, वरना बनता ही नहीं है। तो मैं अगर सॉल्व करता तो मैं n की जगह 5 रख लेता। आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऑप्शन उठा के चेक करो। आप यहां n की जगह 4 रख दीजिए तो यहां आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0, यानी आंसर आएगा 0। मतलब a कैन नॉट बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलो दूसरा पे पुट करते हैं, 5 पुट करके देखते हैं वैल्यू। n की जगह 5 रखा तो 5 - 3 2 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, आंसर आ गया 2। 2 ही लाना था, यानी कि B यानी n की वैल्यू 5 इज माय करेक्ट आंसर। n की वैल्यू जो 5 आई है ये मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस फॉर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप इस तरीके से बच्चों सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का पूरा सेक्शन आपके साथ बैठ के आपके साथ मिलके सॉल्व किया है, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम तो वी आर ऑलवेज हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज। बच्चों परम्यूटेशन का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें आप देखोगे कि हमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बच्चों हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में जो क्वेश्चन समझने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे नंबर मेकिंग। और ये कैसे नंबर्स होंगे? ये डिजिटल नंबर्स होंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब इसका सबसे पहला इंपैक्ट होता है सिंपल नंबर्स, और यू कैन से टोटल नंबर्स। इसका सेकंड इंपैक्ट होता है इवन नंबर्स, और इसका सेकंड इंपैक्ट होता है थर्ड इंपैक्ट ऑड नंबर्स। इफ somebody asks you how many odd numbers are there, if somebody gives you even number निकालो, odd number निकालो, नंबर ग्रेटर एंड लेसर, कोई हमसे कहता है कि भैया इससे बड़ा नंबर बताओ, इससे छोटा नंबर बताओ। इफ somebody asks us to find out numbers greater than and less than, तो बड़े और छोटे नंबर्स के बारे में बात अगर आती है, और नंबर मेकिंग का ही एक और इम्पैक्ट होता है सम ऑफ नंबर्स। नंबर्स का सम कैलकुलेट करना। अगर नंबर्स का सम कैलकुलेट करने की बात चलेगी तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ चलो नंबर मेकिंग के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ के देखते हैं कि नंबर मेकिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। बच्चों देखिए, अगर मुझे किसी ने कहा कि नंबर मेकिंग के बारे में बात कीजिए, तो यहां पर मुझे एक बात तो पिक्चर अच्छे से क्लियर है ही कि नंबर मेकिंग का मतलब क्या होता है। भाई नंबर मेकिंग का नंबर मतलब होता है नंबर बनाना। आप देखिए यहां पर एक फर्क होता है, डिजिट और नंबर, ये दो अलग बातें हैं। 28 is a number, whereas 2
2 is a digit. देखिए 28 is a number whereas this 2 is a digit. 2 एक डिजिट है, जबकि 28 क्या है? 28 एक नंबर है. 2 is a digit. 2 तो डिजिट है, जबकि 28 नंबर है. सिमिलरली 8 is a digit. 8 एक डिजिट है. तो डिजिट आप समझ गए. इंडिविजुअल इंटीजर जो होता है वो डिजिट होती है. अब कितनी डिजिट्स होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कुल मिलाकर कितनी डिजिट्स होती हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? टोटल 10 डिजिट्स होती हैं. हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं बच्चों? 10 डिजिट्स होती हैं. तो 10 डिजिट जब हमारे पास अवेलेबल हैं, तो 10 डिजिट से बनने वाले टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं? अब चलो नंबर्स की मेकिंग के ऊपर बात करते हैं. मान लीजिए मुझे किसी ने कोई एग्जाम्पल दे दिया कि 1, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन दिया कि आउट ऑफ गिवन डिजिट्स हाउ मैनी 3 digit numbers can be formed such that no digit is repeated. मुझे कहा कि 1 से लेके 5 तक के डिजिट्स ले लो आप. अब इससे कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं सच दैट नो डिजिट इज रिपीटेड? कोई डिजिट रिपीट ना हो. मतलब ऑल इज व्हाट आई हैव टू फ्रेम 1, 2, 3. मेरे को ये 3 जगह भरनी है. तो भाई पहली 3 डिजिट के नंबर में 3 ही प्लेसेस होती है. पहली जगह को फिल करने के ओवरऑल कितने तरीके? हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी डिजिट्स आई एम हैविंग? 1, 2, 3, 4, 5. तो पहली जगह को फिल करने के 5 तरीके. एंड सेकेंड प्लेस 4, थर्ड प्लेस 3. क्यों? फिर से समझते हैं. पहली जगह को फिल करने के लिए हाउ मेनी डिजिट्स की चॉइसेस यू आर हैविंग? यू आर टेक्निकली हैविंग चॉइसेस ऑफ 5 डिजिट्स. 1 से लेके 5 तक कोई सी भी डिजिट यहां पे रख दो. मान लो मैंने 3 रख दिया, तो अब सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हाउ मेनी चॉइसेस आई एम हैविंग? आई एम हैविंग 4 चॉइसेस. सिमिलरली टू फिल द थर्ड प्लेस हाउ मेनी चॉइसेस आई एम हैविंग? आई एम हैविंग 3 चॉइसेस. मेरे पास 3 चॉइसेस हैं. तो टोटल कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट के? इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके 120. इस बात को क्या मैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता था? भाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आई एम हैविंग इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मुझे इन 5 में से कितने लोगों को अरेंज करना है? 3 ही डिजिट्स को तो अरेंज करना है. व्हाई? बिकॉज आई एम आस्क्ड टू मेक 3 डिजिट नंबर. मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने के लिए बोला गया है. तो माय फॉर्मूला विल बी 5p3. तो आंसर आएगा 5 into 4 into 3 which is equal to 120. Got it? Not 120. 60. आंसर आएगा 60. तो जितने आपके पास ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से आपको यह देखना है कि अरेंज कितनों को करना है. और यह तरीका भी आपको सीखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड. और अगर आपको सारी डिजिट रिपीट करनी होंगी, भाई मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया कि रिपीटिशन इज अलाउड, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ डिजिट एंड एनी टाइम यू वांट टू यूज. तो वही 3 प्लेसेस हैं 3 डिजिट के नंबर में. 3 डिजिट के नंबर में 3 प्लेसेस हैं. पहले नंबर को, पहली जगह को फिल करने की कितनी चॉइसेस? 5. 5 में से कोई सा भी रख सकते. अब रिपीटिशन इज अलाउड. आपने मान लो यहां पे 2 रख दिया और क्वेश्चन में कहा गया है कि रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब
रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये अमर हो गया, अब ये कटेगा नहीं, अब ये अमर हो गया। अब आप इसे कितनी भी बार रख सकते हो, चाहो तो 2 2 2, तीनों जगह पे 2 ही रख दो। यानी पहली जगह को फिल करने की अभी 5 चॉइसेस हैं, दूसरी जगह को भी फिल करने की 5 चॉइसेस, और तीसरी जगह को भी फिल करने की 5 चॉइसेस। यानी ओवरऑल आई एम हैविंग 125 अरेंजमेंट्स। अगर 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो 5 5 5, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस कभी भी कम नहीं होगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को वी विल कैरी फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें वी विल अंडरस्टैंड द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर मेकिंग। तो नंबर मेकिंग सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।